पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है। एक बार जाके देखना, कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई। अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसी होगी, या भय से मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी ने ठोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया और किशोरी जी जैसे ही ठाकुर जी को देखती हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललता विशाखा श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश वेश में हैं, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं, कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोर पिछ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श हेते ही अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए।